नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज के वीडियो में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज हम लोग बीपीएससी 34.0 के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। यानी अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, वेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी 34.0 किसी भी एग्जाम का या फिर किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा, क्योंकि इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। अब जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है उसको देखेंगे। तो आज का जो सेट है ये हम लोग आप देख पा रहे हैं 13वां सेट देख रहे हैं। इससे पहले 1 से 12 तक हो चुका है। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज लगभग हम लोग 125 प्रश्न देखेंगे, जिसमें कुछ संस्कृत के प्रश्न भी होंगे। तो मुख्यतः 100 प्रश्न जो है हिंदी के इसमें आपको दिखाई देंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए सारे जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है। आज का प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न ज्यादा होगा, क्योंकि जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सरल प्रश्न है, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वही से प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका जो तैयारी है यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, यानी बेसिक से लेकर के यूजीसी नेट लेवल तक की जा रही है। तो आप अंत तक बने रहिएगा और अपने तैयारी को जारी रखिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी के जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदी, यानी हिंदी के प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। और संभवतः ये जो प्रश्न है यूपी टीजीटी का प्रश्न होनी चाहिए, टीजीटी का प्रश्न होनी चाहिए, क्योंकि वही ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ हम लोग एक नजर डालते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन जो है वो संत कवि नहीं है। अब देखिए ये जो प्रश्न है बनाते समय हमें भी बहुत सारा दुविधा हुआ, लेकिन निष्कर्ष जो है वो तुलसीदास की तरफ गई है, क्योंकि यहाँ मरुकदास जो है, सुंदरदास और कबीरदास ये तीनों जो है ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं, ज्ञानश्रेयी। और मुख्यतः जो ज्ञानश्रेयी कवि हैं यानी निर्गुण के जो कवि हैं उसी को जो है संत कवि माना गया है। तो तुलसीदास इसका सही आंसर है। तो बोर्ड क्या आंसर माना है उसको हम नहीं देखें, लेकिन तुलसीदास इसको हम लोग टिक करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ राघव चेतन इनमें से किस सूफी संत का काव्य का पात्र है, यानी राघव चेतन जो आया है किस सूफी संत जो काव्य है उसका पात्र है, यानी किस सूफी काव्य का ये पात्र है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मजाइसी का जो परमावत है उसमें राघव चेतन जो है खलनायक के रूप में आया है, यानी कि विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। राघव चेतन खलनायक नहीं है, खलनायक का जो है विभीषण का रोल में है, इधर का बात उधर करने वाले हैं। तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। अब देखिए कुतुबन ने जो ग्रंथ लिखा है वो कौन है, मृगावती है, मधुमालती मंझन का है, चंदायन मुद्रा दाऊद का है। तो ये सारे जो है आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि कृष्ण भक्ति काम में रसिकोपासना है, लेकिन राम भक्ति में नहीं मिलता है। लेकिन जब इसको आप देखिएगा ये प्रश्न को, तो अग्रज दास जो है अग्रदास जो है वो माधुर्य भाव को इसमें समावेश कर देते हैं, माधुर्य भाव को मिलाते हैं, जिससे ये जो है रसिकोपासना का समावेश करते नजर आते हैं। तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीका से देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, और लगभग प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे। तो कुछ कुछ कभी कभी सरल प्रैक्टिस सेट भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको लेकर आया। देखिए है मदनाष्टक के रचयिता कौन है, तो आप लोग पता है कि मदनाष्टक किसने लिखा है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये जो मदनाष्टक है ये रहीमदास के द्वारा लिखा गया था। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा
अकबर के नवरत्न में से थे। अब एक देखिए, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? समीचीन मतलब सही है। अब देखिए, केशव दास को जब भी रखा जा सकता है तो रीतिबद्ध में रखा जा सकता है, यानी ये रीतिबद्ध कवि थे, तो समीचीन है मतलब सही है, तो केशव दास को रीतिबद्ध में रख सकते हैं। और तीनों जो है रीतिकार की एक जो है शाखा है, 3 भागों में कवियों को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि प्रश्न जो है कितना अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो भूषण दास का है, आप लोग पता है, शिवा बावनी जो है भूषण दास का है। आगे भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, तो भारतेंदु युग का और क्या नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का जो है नाम दिया गया है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, पुनर्जागरण का। तो इस तरीका के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग अगर पेन से कॉपी नहीं लेकर बैठे हैं तो ले लीजिए, आप देखते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। अब देखिए, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो भारतेंदु युगीन, अब देखिए, प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के रचनाकार है, विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी जो है भारतेंदु युग के नहीं है। आगे देखिए, तार सप्तक से प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो तार सप्तक यानी पहला सप्तक जो है उसका प्रकाशन 1943 में अज्ञेय के संपादन में ये निकलता है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? यशपाल का नहीं है। अब देखिए, यशपाल का नहीं है, इसमें देखिए देखना है तो दादा कॉमरेड, दिव्या और झूठा सच ये सभी तो है, लेकिन यहाँ कब तक पुकारो ये किसका है? रांगे राघव का है, रांगे राघव का ये उपन्यास है, तो ये आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। ये जो है यशपाल का नहीं है, कब तक पुकारो, बाकी दिव्या, झूठा, दादा कॉमरेड सब उन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि हम लोग 125 प्रश्नों को देखने वाले हैं। अब देखिए, तीसरा सप्तक, अब देखिए तीसरा सप्तक का बात कर रहा है तो 1959 में जो है तीसरा सप्तक आता है। देखिए, सप्तक को याद कर लीजिएगा, 1943 है, उसके बाद 51 है, 59 है और 79 है। इस प्रकार से आपका चलता है, तो चारों को याद में रखना है कि कब जो है किसका हुआ था। अब देखिए, पुष्प की अभिलाषा है माखनलाल चतुर्वेदी की, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। तो आज का जो प्रश्न है बहुत सरल प्रश्न है और VVI प्रश्न है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ देखने को मिल रहा है और सभी PYQ हैं। यहाँ जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं PYQ हैं, यानी एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार का नहीं, ये यूपी टेट का है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ करवाएंगे, यही टारगेट है, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। आधुनिक मेला किसे कहा जाता है? अब देखिए, आधुनिक मेला जो है वो किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है और लगभग आप लोग इसे जानते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मेला कहा गया है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आया प्रकृति का सुकुमार राजकुमार, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? सुकुमार कवि भी है, तो ये पंत को कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि या राजकुमार भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे आप फंस जाइएगा, कवि आप लोग पढ़े हैं लेकिन यहाँ पूछ दिया है राजकुमार, तो ये दुविधा वाले में है, लेकिन आंसर यही होगा। तो आप कोई भी एग्जाम में देने जाइए, कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो आप पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके समझना है और विकल्पों पे गौर करना है कि आखिर विकल्प जो है किसके साथ जा रहा है, उसके बाद आप बनाइएगा तो लगभग आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ प्रश्न आया है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो आप लोग पिछले क्लास में भी देखे थे कि ये प्रश्न आया था, ये VVI प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रिय प्रवास जो है वो हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, करम का सिपाही के लेखक हैं, करम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो करम का सिपाही जो है उनके पुत्र यानी प्रेमचंद के जो पुत्र थे वो अमृत राय ने लिखा है, यानी विकल्प भी सही है और प्रेमचंद के जीवन पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। अब देखिए, प्रश्न आया है किस विधा की कृति। अब देखिए, ज्यादातर प्रश्न जो है विधा से पूछ लिए जा रहे हैं,
तो आपको जो है चौकन्ना होकर के तैयारी करना होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब तक विधा आपको नहीं पता रहेगा तो आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो ये उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, और किनका उपन्यास है, तो सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा का ये उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे है सारा आकाश किसकी रचना है, सारा आकाश किसकी रचना है, आपका ये प्रश्न देखिए आया है। अब देखिए सारा आकाश जो रचना है राजेंद्र यादव का कहानी है, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, सारा आकाश। आगे बढ़ते हैं, संशय की एक रात किस कवि की कृति है, तो संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की कृति है। संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है, राम पे जो है ये लिखा गया है। आगे है आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है, तो मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन। शायद ये रचना जो है 1958 में आता है, यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो आपका प्रकाशन भी पूछा जा सकता है, तो विकल्प आपका डी जो है सही हो जाएगा, मोहन राकेश का ये रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, तीसरा सप्तक, सॉरी ये तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 22वां प्रश्न है, कवित रत्नाकर के रचयिता हैं, कवित रत्नाकर जो है उसके रचयिता कौन है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो कवित रत्नाकर जो है वो किनका है, सेनापति की रचना है, यानी जो सेनापति है उनकी रचना है, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, अब देखिए श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य है, तो ये तो गलत हो गया। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, या कहीं कहीं आपको बरब्बाचार्य भी मिल जाते हैं, तो ये जो है बी सही होना चाहिए, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी या बरब्बाचार्य जो है आपको एग्जाम। बाकी संकादी का जो है निम्बार्काचार्य है, राधा बरब का जो है हित हरिवंश है, इस प्रकार आप देखिए सही पाइएगा। ब्रह्म माधवाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय के हैं, ब्रह्म संप्रदाय रहता तो ये सही हो जाता, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, देखिए संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रश्न है। अब देखिए ये जो है यूपी टेट का एग्जाम है, टीजीटी का, यानी यूपी टीजीटी का एग्जाम का प्रश्न है, तो आपके लगभग 10, 15, 20 प्रश्न जो है संस्कृत के मिलेंगे, तो 125 प्रश्न आप कुछ जो है होगा, उसमें संस्कृत के भी 15-20 प्रश्न होंगे, तो उसको अन्यथा में नहीं देना है, क्योंकि पेपर में था इसलिए आता गया है, टाइपिंग करने का समय नहीं मिला, तो आप उसको जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन देखते चलना है, क्योंकि अगर यूपी टेट का एग्जाम के कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो कहा गया है किस काल के नाम से जाना जाता है आपको बताना है, तो प्रतिपादन काल के नाम से ये जाना जाता है, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, निर्धन के धन से तुम आई में कौन सा अलंकार है, निर्धन के धन से तुम आई। अब देखिए धन सी, यहाँ कौन सा अलंकार है, तो सी सा जैसा ये सब आपको जब दिखाई दे तो आपका जो है ये उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी निर्धन के धन, मन निर्धन को जैसे धन मिलता है वैसे ही तुम आई हो, यानी खुशी बहुत है। अब देखिए आगे है, रहमन पानी रखिए बिन पानी समसून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, अब देखिए यहाँ छंद पूछा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि 13-11 का जो है मात्रा है, तो ये दोहा छंद में लिखा गया है, रहमदास की दोहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न देखने हैं। अब देखिए है, करते अभिषेक पायोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। अब यहाँ जो पंक्ति आया है इसमें कौन सा छंद का जो है प्रयोग किया गया है, अब देखिए यहाँ जो छंद आया है तो उदारा छंद का जो है प्रयोग किया गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगर आप छंद वाले टॉपिक नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, वहां समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए है, यहाँ प्रश्न आया है, कहा कैकेयी ने सा क्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, पंक्ति में कौन सा रस है, यहाँ कौन सा रस है आपको बताना है, यहाँ कौन सा रस है, तो यहाँ रौद्र रस का जो है प्रयोग किया गया है, यानी रौद्र रस है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। रामचंद्रिका से ये है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु आमोरक दी मेरे सदगुरु,
कृपा करी अपनायो। अब देखिए है इस पंक्ति में कौन सा रस है। अब देखिए यहाँ आप पढ़ रहे होंगे तो आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि भक्ति रस क्या यहाँ संचार हो रहा है। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, भक्ति रस यहाँ दिखाई देता है। आगे है ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्रकृति या अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है। तो ब्रज भाषा का जो है वो किससे हुआ है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो सर्वश्रेणी अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, सर्वश्रेणी अपभ्रंश से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है। यानी आगरा में जो है किस बोली बोली जाती है। तो आगरा का जो क्षेत्र है वो ब्रज भाषा का क्षेत्र आता है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन का जब भी बात किया जाए तो यहाँ देखिए ये क्या जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आधा क और य की मात्रा है। तो ये जो है आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अब देखिए ये सभी जो प्रश्न आ रहे हैं, अगर वर्णमाला अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, अपलोड किया हुआ वीडियो बहुत अच्छा से वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो प और फ जो है अघोष ध्वनि है। घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण ये सब देखने का चीज है, क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है मुंडा भाषा जो परिवार क्षेत्र है उसका है, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे है नीलकंठ, यानी नीलकंठ जो शब्द है वो कैसा शब्द है। तो ये जो है योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द है। शब्द वाले टॉपिक में ये आपको चर्चा किया गया है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए महाप्राण ध्वनि नहीं है, यानी कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो महाप्राण जो नहीं है वो ज जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है, जल्दी से देखते चलते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली। अब देखिए हिंदी को जो राजभाषा का मान्यता मिला है तो 49 में 14 अक्टूबर नहीं, ये तो गलत है। अब देखिए 49 नहीं है। अब देखिए इसका सभी जो विकल्प है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिला था। तो विकल्प इसका नहीं है, तो स्टार इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये विकल्प जो है गलत बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अशोक ने पत्र पढ़ा, तो अशोक ने पत्र पढ़ा ये कौन सा कारक है। तो कर्ता कारक है, कर्ता ने अशोक ने। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए पुल्लिंग शब्द को देखना है कि आखिर कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। तो डिबिया दानी जीव ये सब स्त्री लेंगे, लेकिन खटमल देखिए पुल्लिंग शब्द है, खटमल पुल्लिंग है, क्योंकि ये जो है हमेशा पुल्लिंग शब्द में आता है। अब देखिए है चंद्रमुख में कौन सा समास है। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान जिसका मुख है, तो चंद्रमा के समान या जैसा। अब विखंडन कीजिएगा तो खुद पता चलेगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इसका शुद्ध रूप अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा। मैं सादर नमस्कार करता हूँ, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार आदर सहित कर नहीं, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ये आपका डी जो है ये सही हो जाएगा, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो हर्ष का विषाद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, हर्ष का विषाद हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे है जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। आप लोग देखिए कहीं आप जब कोई भी चीज समाचार को जब अपलोड करते हैं या फिर किसी चैनल माध्यम में देखिएगा, तो समाचार जो भेजने का काम करता है वो क्या होता है, संवाददाता होता है, संवाददाता, यानी जो समाचार भेजता है उसे संवाददाता कहते हैं, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, संवाददाता। आगे है एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना कि सही कहावत होगा।
यानी एक तो दोष था है, उस पर से दूसरा भी दोष लग गया। अब इसका जो है सही जो कुक्ति जो है क्या हो जाएगा, कहावत यानी जो कुक्ति जो है वो क्या हो जाएगा, अधजर गगरी छलकत जात, यानी छोरा सा धन पे जो है नितराना, हाथ कंगन कुर्सी, क्या ये तो नहीं हो जाएगा। एक तो करारा करेरा दूजे नीम चढ़ा, हाँ बिल्कुल सही है, एक तो करेरा दूजे नीम चढ़ा, ये सही है, ये कहावत सही हो जाएगा। यानी एक तो दोष था, दूसरा पर दोष भी लग जाना, तो एक तो करेरा खसवा खस होवे करता है तीखा, उस पर से नीम चढ़ा, यानी वही है। अब देखिए नैषधीय चरित किसकी रचना है, तो ये देखिए संस्कृत का प्रश्न है, तो हम लोग इसको अपसिप करके लेकिन देख लेंगे, ये श्री हर्ष की रचना है। आगे बढ़ते चलेंगे जल्दी से हम लोग, इनमें से कौन सी रचना माघ की है। अब देखिए माघ की है तो 10 कुमार चरित जो रचना है, सॉरी शिशुपाल वध, 10 कुमार चरित नहीं, शिशुपाल वध जो रचना है वो माघ की रचना है, शिशुपाल वध, ये जो है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो गागर में सागर भरना यानी थोड़ा काम करना, नहीं बहुत ज्यादा करना, थोड़े में बहुत करना, ज्यादा में थोड़ा करना नहीं। इसका अगर सही अर्थ देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि थोड़े में बहुत कहना गागर में सागर भरने का काम है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। कविता का बहुवचन क्या हो जाएगा। अब देखिए कविता का बहुवचन बनाएंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि कविता का क्या हो जाएगा, कविताएं, इस प्रकार से आपका सही होगा, बी की ओर जाना बेहतर है, वही सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे है जीवैष्णा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीवैष्णा यानी जीव धन ऐष्णा, जीव धन ऐष्णा, तो इसका देखिए सही क्या हो जाएगा, तो बी की ओर जाएगा, जीव धन ऐष्णा, यानी ये जो है सही हो जाएगा। ये वृद्धि संधि है, संधि वाले टॉपिक में देखिएगा कैसे क्या होता है आपको बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है, प्रेमातुर शब्द ये कौन सा समास नहीं है। अब देखिए प्रेम में आतुर, प्रेम से आतुर। अब इस प्रकार के प्रश्न अगर आप देखिएगा तो ये जो है प्रेम में आतुर, अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ प्रेमातुर में जो है तत्पुरुष समास होगा, विकल्प सी नहीं सही पूछा है कि कौन सा समास होगा, तो तत्प्रेम में आतुर यानी विकल्प सी की ओर जाना बेहतर है। अब देखिए सहहस्तेन खादती में कौन सा कारक है, सहहस्तेन यानी वह हाथ से खाता है, वह हाथ से खाता है, तो किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है। देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, किसी के द्वारा कोई कार्य, जैसे इसका हिंदी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वह हाथ से खाता है, हाथ से ही खाता है ना, तो कारण कारक हो जाए ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से किसी के द्वारा संपादन हो रहा है ना, तो से आया है, तो विकल्प डी की ओर सही होगा। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है, कविता का मर्म इसमें कौन सी विभक्ति आई है, तो षष्ठी विभक्ति आई है। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। राम कृष्णों में कौन सा समास है, राम और कृष्णा, राम और कृष्णा, तो ये आप देखिएगा तो विकल्प बी यानी दोनों समास है, राम और कृष्णा, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है, सज्जनः पापदः जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, सज्जन पाप से घृणा करता है, जुगुप्सते यानी घृणा करता है, तो इसका एस जो है ए ही सही हो जाएगा, सज्जन जो है पाप से घृणा करता है। आगे बढ़ते हैं, रामेन सह सीता वनम गच्छति यानी राम के साथ सीता बन गई। अब इसका क्या हो जाएगा, तो 55 का जो है राम के साथ सीता बन जाती है, गच्छति मतलब जाता है, अब देखिए विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है, तो उपन्यास की है सुबह दोपहर शाम, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, बेहतरीन रचना है, एग्जाम में पूछा जाता है।
अब देखिए आगे है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन जो है सरहप्पा को पहला कवि मानते हैं, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? अब देखिए 5000 कवियों का जो विवरण देने वाले होते हैं वो कोई और नहीं यानी मिश्र बंधु जो है देते हैं, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। लगभग 4500 शायद 91 के आसपास में, तो लगभग 5000 यही है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद में चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक। आप लोग बहुत पढ़। तो आज का प्रश्न जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन मीडियम है, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं वही प्रश्न है। आप यहाँ देखिएगा तो खुद पता चल रहा होगा। अब देखिए अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी होती थी? तो 8 कवियों को मिलाकर के अष्टछाप यानी 8 पहर जो है भक्ति किया करते थे 24 घंटा, तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? तो सूफी कवि जो नूर मोहम्मद है उनकी रचना कौन सा है? तो उनकी रचना कौन सा है? तो अनुराग बासरी जो है उनकी रचना है अनुराग बासरी, यानी नूर मोहम्मद का है अनुराग बासरी। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, अनुराग बासरी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी में 1469 में होता है। ये आपका बी जो है सही हो जाएगा, तलवंडी। विकल्प बी सही हो जाएगा, तलवंडी में ही हुआ था उनका जन्म। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कवि को कहा जाता है? अब देखिए श्रृंगार और वात्सल्य दोनों का सम्राट जो है तुलसीदास को कहा जाता है, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अब देखिए भक्ति का जो प्रारंभ होता है वो दक्षिण भारत से आता है, और दक्षिण भारत से जो है रामानंद लेकर जो है भक्ति का प्रारंभ जो है उत्तर भारत में लेकर के आते हैं, यानी रामानंद जो है उत्तर भारत की ओर इसको लेकर के आते हैं भक्ति को। आगे है ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो ज्ञानदीप के रचयिता शेख नबी है, ज्ञानदीप के रचयिता शेख नबी है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथों में संकलित है? तो सूरदास के जो दृष्टिकूट पद मिलते हैं वो उनकी रचना साहित्य लहरी जो है उसमें आपको दिखाई देंगे, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। शायद रामचंद्र शुक्ल बोलते ना कि सूरदास के यहाँ जो दृष्टिकूट पद मिलते हैं वो अमर चंद्र राय का है जो है रूप देखने को मिलता है, तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? अब देखिए केशव दास की नहीं है तो नहीं वाले पे गौर करना है। तो रामचंद्रिका रसिक प्रिय विज्ञान गीता नेकार्थ मंजरी जो है इनका नहीं है, तो विकल्प ही आपका सही हो जाएगा, इनका नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार का समय कब से कब तक माना है? तो शुक्ल जी ने रीतिकार का जो समय माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना है, यानी विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, 1700 से 1900 विक्रम संवत। अब देखिए विक्रम संवत है, इसमें आप 57 वर्ष घटा दीजिएगा तो ईस्वी निकल जाएगा, और ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो संवत आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके समक्ष प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही? यानी रीतिकाल के जो काव्य मिलते थे उसमें किस रस की प्रधानता थी? तो इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसलिए इस काल को यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल भी नाम दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो रीतिकाल में प्रकृति चित्रण का जब भी चर्चा होगा तो सेनापति का नाम पहले आएगा, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ये प्रकृति का चित्रण किया करते थे अपनी रचनाओं में, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम क्या है?
तो बृहमन पत्रिका जो निकलता था उसके संपादक जो है प्रताप नारायण मिश्र थे। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है। अब देखिए छायावादी कवि में जो है आपका नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी का भी है, पंत का भी है, जयशंकर प्रसाद का है। शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, ये नहीं है। आगे है कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो कुरु कुरु स्वाहा जो रचना है वो किनका है, तो ये मनोहर श्याम जोशी का रचना है। मनोहर श्याम जोशी का रचना है कुरु कुरु स्वाहा। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी का ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, अब थोड़ा सा और है उसको देख लीजिए। और प्रश्न आज का बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर का ये रचना है और शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पे लिखा गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। रामायण में कुल कितने सर्ग हैं, ये भी आई प्रश्न है। तो 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद की ये प्रसिद्ध रचना है कामायनी और 15 सर्ग इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य है। तो उद्धव शतक जो लिखा गया था वो ब्रज भाषा में लिखा गया था, यानी ब्रज भाषा में लिखा गया था। जगन्नाथ रत्नाकर है, इनके रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा गया, भी सही है। आगे इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। तो नारी की जो पुनर्लग्न की समस्या है वो ध्रुव स्वामिनी में आपको देखने को मिलेगा। जयशंकर प्रसाद का रचना है और विकल्प भी इसका सही हो जाएगा। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो ऐतिहासिक नाटक सबसे ज्यादा लिखने वाले कोई और नहीं हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो विकल्प भी सही हो जाएगा, क्योंकि इनके जितने भी नाटक हैं लगभग ऐतिहासिक नाटक है। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है और इसको मंचन करने में, नाटक खेलने में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि नदी का सीन ज़्यादातर रहता था। तो उसका जो है मंचन बहुत कम किया गया है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया। तो 1975 के बाद की जो कविता है उसे क्या नाम दिया गया है आपको बताना है। तो उसे नाम दिया गया है समकालीन कविता। समकालीन कविता नाम दिया गया है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, इसका जवाब दीजिए। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो राग दरबारी किनकी रचना है, तो श्रीदास शुक्ल की रचना है। राग दरबारी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। विकल्प आपका जो डी है श्रीदास शुक्ल सही हो जाएंगे। आगे सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है। अब देखिए सचेतन कहानी का जब भी चर्चा आएगा तो इसके परिवर्तन में जो है आपका महिप सिंह आ जाएंगे और 1964 में इसका परिवर्तन करते हैं। एक पत्रिका निकलती है आधार पत्रिका से जो है इसका जो है परिवर्तन करते हैं। तो विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, महिप सिंह। आगे है इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो अज्ञेय की जो कृति है हरी घास पर क्षण भर, अज्ञेय की कृति है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। संसद से सड़क तक घुमेर की रचना है। आगे बढ़ते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है। तो बालकृष्ण के द्वारा लिखा गया हम विस्वाई जन्म के, यानी ये जो रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। विकल्प आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है। तो 8वां सर्ग जो है आप लोग जानते हैं नाटक है। 8वां सर्ग नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा 8वां सर्ग। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है कुछ, उसको देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। अब देखिए चिंतामणि की रचना जो है काव्य प्रकाश सही है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ रसलीन का अंग दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतीराम का रस रहस्य नहीं है। रस रहस्य जो है वो कुलपति मिश्र का है, तो ये आपका सही नहीं है। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे है मैदा आचार्य के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। मैदा आचार्य के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है और ये जो है 1954 में आता है। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। विकल्प ए आपका
सही हो जाएगा। आगे है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हेम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब देखिए इसमें जो है कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो अलंकार आया है कौन सा है आपको बताना है। 87 नंबर प्रश्न है। तो 87 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और अलंकार वाले प्रश्न ये सब करवाए हुए हैं हम, वहाँ आप देख सकते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदव हरिराई, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। विकल्प आपका जो सी है सही हो जाएगा। तो अलंकार वाले टॉपिक अगर नहीं देखे हैं तो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे आया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। किस छंद का प्रयोग जो है इसमें किया गया है। तो देखिए ये रामचरितमानस से लिया गया है और चौपाई छंद में इसका जो है लेखन किया गया है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जब से स्याह सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। यहाँ जो पंक्ति आई है इसमें कौन से रस है। तो वियोग श्रृंगार रस है। रहनी जो है कह रहे कि हमारे निसी दिन नैन बरसे, यानी पावस ऋतु जब से आया है, जसोदा हरि पालने झुरावे, हररावे दुर्रावे मररावे, जाई सोई कछुकावे। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न है तो कौन सा रस का संचार यहाँ हो रहा है। तो देखिए पलना झुरा रही है, जाहिर सी बात है बचपन बच्चा जो है जसोदा जो अपने कृष्ण को खिला रहे हैं, तो विकल्प भी सही हो जाएगा वात्सल रस। अब देखिए कुछ कुछ होता है पंक्ति आप पढ़िएगा तो पता चल जाता है। अब देखिए बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो कौन सा संबंध नहीं है आपको बताना है। अब देखिए मगही भोजपुरी मैथिली ये सब तो बिहारी हिंदी है, लेकिन अवधि जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है। तो मगही बिहार के जो नवादा, पटना, गया, औरंगाबाद, अरवल ये सब का जो क्षेत्र है, जहानाबाद बोला जाता है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, बिहार प्रदेश की। अब देखिए आगे है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना जाता है। तो सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश के बराचर अपभ्रंश से विकास हुआ है, यानी विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। बराचर अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ, का बहुते जो हिंदी भखेऊ। काव्य पंक्तियों किस बोली में है, यानी ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं किस बोली में लिखी गई है। तो ये अवधि में लिखी गई, भखेऊ रखेऊ आप देख रहे हैं, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए है, इनमें से कौन सा पाश्च स्वर है। अब देखिए पाश्च स्वर, आप जब वर्णमाला का जो मेरा क्लास है आप उसको देखिएगा तो अग्र स्वर, पाश्च स्वर, मध्य स्वर ये सब जो है आपको बताया गया है। तो आ जो है वो पाश्च स्वर है, आ। आप देखिएगा कि उच्चारण कीजिएगा तो पास यानी अंतिम जीव के एकदम अंतिम से उच्चारण होता है आ। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में देशज शब्द है, तो देशज कौन है। तो खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा ये सब देशज शब्द है। विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी मित्र है, रेल है, कालीन है, ये सब विदेशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा तारव्य ध्वनि है, यानी तारव्य ध्वनि कौन सी है आपको बताना है। यानी तारु से जिसका उच्चारण होता है तारव्य ध्वनि होता है। तो आपको पता हो गया च वर्ग पूरा तारव्य ध्वनि है। विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। आप देखिएगा कि कौन सी लिपि नहीं, तो अरबी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, देवनागरी है। अंग्रेजी कोई लिपि नहीं होती है। अंग्रेजी का जो लिपि होती है वो रोमन होती है ना, रोमन लिपि। तो ये लिपि नहीं है, ये एक भाषा है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया है। तो कोई भी एग्जाम होता है तो बहुत प्रश्न को कभी कभी घुमाया जाता है। तरीका विकल्प में आप देखिएगा प्रश्न में उलझाए जाते हैं। तो आप जब एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा और ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से बना सकते हैं। छ ध्वनि का आचरण स्थान है।
तो तारव्य है, अभी बताए थे चौबल पूरा जो है तारव्य ध्वनि है, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, तारव्य, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। अब देखिए उसके प्राण सूख गए, अब देखिए सूख गए, आप यहाँ पे देखिएगा तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो वचन हम पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि बहुत से ऐसे शब्द जो है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो उसी में एक प्राण शब्द है। अब प्राण के साथ क्या है, दर्शन भी हमेशा बहुवचन में होता है, आंसू बहुवचन में हमेशा होता है, तो ये सारे शब्द है, दर्शन है, आंसू है, ये सभी हमेशा जो है प्रयोग होते हैं बहुवचन में, तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत जो जम, सत जो जम, तो सज्जन हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं, तो आप लोग आप देख रहे हैं कि आज का प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका मिल रहा होगा। अब देखिए ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, ऋण मुक्त जो शब्द आया है उसमें कौन सा समास है आपको पूछा जा रहा है, तो ऋण मुक्त। अब देखिए इसमें भी क्या है, तत्पुरुष समास तो है, तो कौन सा तत्पुरुष समास है। अब देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, आपको पता है 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, तो उसमें तो ऋण मुक्त यानी ऋण से जो मुक्त हो गया, यानी विखंडन का बात किया जा रहा है ना, तो आपादान तत्पुरुष हो जाएगा, यानी किसी के द्वारा कोई कार्य संपादित होता है तो कर्म, लेकिन जब संपादित नहीं होता, जुदा होता है, अलग होता है, तो वो आपादान हो जाता है, तो विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, मोक्ष मतलब क्या होता है, तो मोक्ष मतलब आपको पता है निर्माण, यानी मुक्ति पाना, विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए चर्म शब्द का सामान्य भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो चर्म मतलब क्या हो जाता है, तो चर्म मतलब हो जाता है आपका चरम, चर्म मतलब चरम। अब देखिए चर्म मतलब चरम होता है, लेकिन चमड़ा भी कहीं कहीं देता है तब भाव में, तो ये विकल्प भी, लेकिन ए भी हो सकता है, तो इसमें स्टार लगा दीजिएगा। आगे देखिए खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो खाक में मिलना मुहावरे का जो सही अर्थ है नष्ट कर देना, खाक मिलना नहीं मिलाना, खाक में मिलाना मतलब नष्ट कर देना, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, नष्ट कर देना है। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है, तो कालिदास की जो रचना है तो उसमें दूसरी रचना रघुवंशम है, रघुवंशम उनकी दूसरी रचना है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपके सामने है, अब इसको देखिए और बनाइए। मालती माधव किसकी रचना है, तो मालती माधव के रचनाकार जो है वो देव भवभूति हैं, भवभूति हैं। आगे है 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है, तो 10 कुमार चरित्र जो रचना है वो दंडे की रचना है, 10 कुमार चरित्र, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे है रामू घर से निकला, इस बात में घर से में कौन सा कारक है, तो घर से निकला यानी जुदा हो रहा है ना, घर से निकला जुदा हो रहा है, तो आपादान कारक हो जाएगा, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे है गठरी शब्द है, गठरी कैसा शब्द है आपको बताना है, तो गठरी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है, विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, अब देखिए अत्याचार, अगर आप इसको अच्छे से देखिएगा तो अत्याचार मतलब अति जोर आचार, अति जोर आचार। अब देखिए यन हो जाएगा, यन हो जाएगा, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, उत्तर दक्षिण दोनों शब्द का जो है तो द्वंद्व हो जाएगा, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। रामः रावणम मामर ममार में कौन सा रकार है, रामः रावणम ममार में कौन सा रकार है, यानी यहाँ कौन सा रकार आया है, संस्कृत के प्रश्न है तो रिक्त रकार आया है, विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। तो आप पहले भी बोले थे कि आपको 10-15 प्रश्न जो है संस्कृत के मिलेंगे, तो आपको उसको न था। और देखिए मति शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो मति मता ऐसे करके जो चलता है बारका बारका बारका, उसी प्रकार मति का चल रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है,
तो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। आगे है इंद्र रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। इदम इंद्र नहीं, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? यह रमेश की पुस्तक है। इदम मतलब यह, तो यह रमेश की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। यानी इसका जो सही अनुवाद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बालिका जा रही है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? अब देखिए सूफी साधना के जो 4 पड़ाव हैं उसमें कौन सा नहीं है? तो शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है, लेकिन मरकत इसमें नहीं आएगा। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे कुआनो नदी में से किस कवि की कृति है? बहुत प्रसिद्ध रचना है और एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है कुआनो नदी, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। कुआनो नदी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनमें गोरखनाथ को जो है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक में माने जाते हैं। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण जो है आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो पुष्यदंत है, पुष्पदंत जिसको कह सकते हैं। तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए है रस मंजरी किस कवि की कृति है? तो रस मंजरी किस कवि की कृति है आपको बताना है। तो नंददास की है रस मंजरी। आगे देखिए है मृगावती के रचनाकार कौन है? तो ऊपर आया था, कुतुबन की ये रचना है मृगावती। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो उपजीव्य है श्रीमद् भागवत महापुराण से जो है भ्रमर गीत का रचना किया गया है। यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। यानी सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो श्रीमद् भागवत गीता के महापुराण पे लिखा गया है। यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका के रचनाकार सबसे पहले तुलसीदास हैं। तो किस भाषा में लिखे हैं ये आपसे पूछा गया है। तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखे हैं। तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं किए हैं। तो ये जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 125 प्रश्न करवाए हैं, जिसमें संस्कृत के प्रश्न थे बहुत, यानी 10-15 प्रश्न थे, बाकी हिंदी के प्रश्न थे। तो आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपको जो है MCQ करवाएं, सबसे ज़्यादा PYQ वाला, ताकि आपका जो है प्रश्न देख सके कि कितना अच्छा से प्रश्न पूछा जाता है, कैसे करना है। क्योंकि क्लास लगभग हो चुका है, 2-3 क्लास जो व्याकरण का बचा हुआ है वो करवा देंगे। बाकी आप लोग का क्लास हो चुका है, तो जितना से ज़्यादा है हम लोग MCQ को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि BPSC TG 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे आप लोग जो है 249 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा। तो आपको हिंदी प्लस व्याकरण का नोट्स जो है आपको PDF में उपलब्ध करवा देंगे। 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो भेज देंगे। और PYQ भी आपको रहेगा, यानी TG 1 से लेकर के 3.0 तक। अगर आप 50 सेट का प्रैक्टिस सेट बुक पाना चाहते हैं, 50 सेट का, तो हमारे इस नंबर पे 349 रुपया आप सेंड कर दीजिए और पूरा पता आप भेज दीजिए पिन कोड के साथ। तो हम आपके घर पे जो है बुक को सेंड कर देंगे, जिससे कि में आपका 50 सेट रहेगा, यानी 50 सेट का बुक है। तो आप लोग इसको बनाइएगा, बेहतर तैयारी होगा। क्योंकि आप लोग का एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है उम्मीदता है कि सितंबर में ही आएगा। तो आपका अगस्त चल रहा है, 15 दिन और बचा हुआ है। अगस्त लगभग 15-20 दिन, उसके बाद हो सकता है सितंबर में कभी भी नोटिफिकेशन आए। और उम्मीद है कि एकल एग्जाम ही रहेगा, यानी
एक ही एग्जाम के माध्यम से होगा, पूरी उम्मीद है। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, उबिए नहीं, धैर्य के साथ साथ तैयारी करना है। और साथ ही हम आपका प्रैक्टिस जो करवा रहे हैं ये सब प्रश्नों का, सिर्फ बीपीएससी 4.0 के लिए नहीं, यानी आप अगर किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बेट या फिर यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल को इतना जो प्रिय बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अपना प्यार और जो प्रियता इसको बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे विदा देते हैं। जय हिंद।